हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आज हम एक नोबेल स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है द स्टोन एंजल, जिसे लिखा था मार्गरेट लॉरेंस ने दोस्तों, और उसे पब्लिश कराया गया 1964 में। यह जो नोबेल थी दोस्तों, यह एक ओल्ड वुमेन के ऊपर बेस्ड है जो कि अभी 90 ईयर की हो चुकी है, पर उसने एक ऐसा अपने आप को बना लिया था इमोशनलेस कि वो लास्ट में एक स्टैचू एंजल स्टैचू से अपने आप को कंपेयर करती है और सोचती है कि कहीं मैं इस स्टैचू की तरह तो नहीं हो गई, और यहीं से यह टाइटल लिया गया द स्टोन एंजल। तो दोस्तों, यह तो थी इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि किस तरह वो वर्ल्ड वुमेन बन गई एक स्टोन एंजल की तरह इमोशनलेस। तो पहले स्टोरी में आगे जानने से पहले हम पहले मार्गरेट लॉरेंस के बारे में जानते हैं। मार्गरेट लॉरेंस का जन्म हुआ दोस्तों 18 जुलाई 1926 नेप पावा में, जो कि कनाडा में है। 5 जनवरी 1987 कनाडा में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने काफ़ी सारे नोवेल्स लिखे जिसमें मूवीज़ भी बनी, जिसमें से दो इम्पॉर्टेंट नोवेल्स थे, द स्टोन एंजल और द डिवाइनर्स। और एक और थी दोस्तों जिसका नाम था रैचल्स। लेकिन द स्टोन एंजल और डिवाइनर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। इन्हें अवार्ड भी मिले, गवर्नमेंट जनरल अवार्ड, यूनाइटेड कॉलेज अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इन्होंने कनाडा लिटरेचर पोएम्स में काफ़ी सारे योगदान दिए। तो यह हो गया मार्गरेट लॉरेंस के बारे में। अब हम इस नोवेल की कैरेक्टर्स को जानेंगे। तो पहले नंबर पे है दोस्तों हमारी प्रोटैगनिस्ट हीरोइन हैगर सिप्पी, और उनके सेकंड नंबर पे हस्बैंड ब्रैम। डैन क्यूरे उनका भाई था, मैट क्यूरे भी उनके भाई हैं, और एरिनी जो कि उसके छोटे बेटे जॉन सिप्पी की लवर होती है। उसके बाद डॉरिस सिप्पी जो उसकी डॉटर इन लॉ होती है, और उसके हस्बैंड यानी उसका बड़ा बेटा मार्विन सिप्पी है। उसके बाद आते हैं म्यूरा ले, जो कि आदमी है जिसके सामने यह स्टोरी बोलेगी दोस्तों। और लास्ट में उसके फादर जैसन क्यूरे। म्यूरेलेस को छोड़कर दोस्तों बाकी सारे हागर सीपी के फैमिली मेम्बर्स हैं। पर ये म्यूरेलेस जो होता है वो एक इंश्योरेंस एजेंट है दोस्तों, जो कि उसे मिलता है और उसी को वह अपनी गलती बताती है, और बताती है कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स पे कैसे कैसे जुल्म किए और मैं कैसे बन गई एक स्टोन एंजल की तरह। तो आइए दोस्तों, हम एक स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत इससे होती है दोस्तों। हैगर एक 90 साल की बुजुर्ग महिला है जो कि काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट है, और काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं उसे। इसलिए उसका बड़ा बेटा जो है मार्विन, और उसकी बहू जो कि है डॉरिस सिप्पी, वो चाहते हैं कि उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें ताकि उसकी देख रेख सही से हो सके। पर हैगर जो है दोस्तों इसी नेगेटिव वे में लेती है और कहती है कि ये लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए लगता है मुझे हॉस्पिटल भेज रहे हैं, क्यों ना मैं पहले ही भाग जाऊं। तो एक रात पहले वो भाग जाती है और एक ओल्ड फैक्ट्री में जाकर छुप जाती है ताकि उसका बड़ा बेटा मार्विन उसे ढूंढ ना पाए। और फैक्ट्री में उसे मिलता है म्यूरे ली, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट होता है। वो वहाँ पे गुजर रहा होता है, वो सोचता है कि ये ओल्ड वुमेन है, इसे मैं इंश्योरेंस बेच देता हूँ। पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हताश बैठी हुई है और अपना स्टोरी बताना चाह रही है, और बताती है कि किस तरह मैंने अपनी लाइफ में मिस्टेक्स किए हैं। यह सब सुनकर जो म्यूरले होता है दोस्तों, उसे लेस को अपना कहानी दिखने लगता है और कहता है मैंने भी मिस्टेक काफ़ी किए हैं। उसके बाद जो ये हैगर होती है अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देती है उसके साथ, और लीज भी उसे सुनना चाहता था कि उसने क्या क्या मिस्टेकन किए हैं। तो वो अब बताती है कि मैं जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ जो थी वो मेरे जन्म लेते ही मर गई, इसलिए मेरा फादर मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। पर ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि मैं अपने दोनों भाइयों यानी कि डैन क्यूरी और मैथ क्यूरी से ज़्यादा इंटेलिजेंट थी।
इसलिए मेरे फादर जो हैं वो मुझे ज़्यादा मानते थे और मेरे उन दोनों भाइयों को कम मानते थे। और मुझे फ़ॉरेन भेजा गया पढ़ने के लिए। और यह सब बातें लीज़ आराम से सोच रहा होता है दोस्तों कि क्या इसमें मिस्टेकन क्या था। तब हैगर कहती आगे स्टोरी सुनो तब मैं बताऊंगी। तब मुझे जो है वो फ़ॉरेन भेजा गया जब पढ़ने के लिए, तो मैं एक सेल्फ डिपेंडेंस और इरिटेटिंग लड़की बन चुकी थी। मैं किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहती थी और अपना इंटेलिजेंस हर जगह झाड़ती थी। मैं एक ज़िद्दी लड़की बन चुकी थी और मेरे अंदर वो फीमेल क्वालिटी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैं बचपन से अपने दो भाइयों और अपने पापा के साथ रही थी। इसलिए मुझ में औरतों वाले कोई गुण नहीं थे। मैं एक सक्सेसफुल वुमेन बनना चाहती थी। मेरा सपना था कि मैं एक टीचर बनूं, पर मेरे फादर चाहते थे कि मुझे एक बिजनेसमैन बनाया जाए और एक बिजनेस वुमेन की तरह मुझे वो देखते थे। इसलिए मुझे उन्होंने अकाउंटेंट की जॉब दे दी और मैं अपने ही कंपनी में काम करने लगी। मैं बहुत ही जल्दी ट्रेंड हो गई और एक सक्सेसफुल वुमेन बन गई। जिस तरह मेरे फादर ने जीरो से लेकर के अपनी फैक्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वैसे मैं भी एक बिजनेस वुमेन की तरह अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। मेरे फादर मुझसे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। लेकिन एक दिन जब मैं बिजनेस पार्टी कर रही थी, तब मुझे एक हैंडसम बॉय दिखा जो कि मेरा जूनियर था, मेरा कलीग था, पर मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैं उस पार्टी में उससे मिली, उस हैंडसम बॉय से। और मैंने अपने फादर से कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे फादर उससे मिलकर समझ गए कि वो एक पुअर फार्मर का बेटा है, इसलिए वो कहने लगे कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करा सकता। पर मैं उससे इतना ज़्यादा पसंद करने लगी थी, इसलिए मैं उसके साथ भाग गई। जब मैं भागकर शादी करके आई तो मेरे फादर से मेरी लड़ाई हो गई। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव करने लगी कि मैं भी एक सक्सेसफुल वुमेन हूँ, बिजनेस वुमेन हूँ, आप मुझसे इस तरह नहीं बोल सकते। और ये बातें कुछ बढ़ने लगी, इसलिए मैं वहाँ से चली गई अपने हस्बैंड को लेकर के। मेरे वहाँ से जाने का कारण यह भी था कि मेरे फादर अक्सर मेरे और मेरे पति के बीच में आ जाते थे और एक ही बात दोहराते थे, मैंने तो पहले ही कहा था इससे शादी मत करो, पर तुमने मेरी सुनी कहाँ। मैं इरिटेट हो चुकी थी और वहाँ से जब मैंने गई तो मेरी शादी बहुत ही कम टाइम के लिए चली, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से कैपेबल थी ज़्यादा चीज़ें करने में। और मुझे वो काफ़ी लेज़ी लगने लगा। वो ड्रिंक करता था और उसका लाइफ में कोई गोल नहीं था, वो बस जी रहा था। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं थी। मैं एक बिजनेस वुमेन थी। मैं मेल सोसाइटी में लोग मर्दों को टक्कर देने वाली औरत थी। इसलिए मेरा और मेरे हस्बैंड का कुछ मेल जोल नहीं बैठ पाया। और तो और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने उसे नहीं बताया पहले, और मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। और तो और वो हैगर ये भी बताती है कि जब मेरे हस्बैंड का एक हॉर्स था जो कि उससे कहीं ज़्यादा प्यारा था, वो उसके साथ हॉर्स राइडिंग करता था, वो बचपन से उसके साथ था, पर जब उस घोड़े की डेथ हो जाती है काफ़ी सालों बाद, तब वो काफ़ी ज़्यादा उदास थे कि वह घोड़ा काफ़ी सालों से मेरे पास था पर अब वो नहीं है। पर वो काफ़ी रो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशन में है, पर मैं इमोशनलेस हूँ। मुझे कोई भी ज़रा सा सपोर्टिव नहीं लग रहा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं एक घोड़े के लिए रोती हूँ तो मुझे इमोशनल वीकनेस कहा जाएगा। इसलिए मैं अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट नहीं कर पाई और मैं तमाशा खड़े खड़े देखती रही। उनके फेवरेट घोड़े की मौत होने के बाद वो समझ गए थे कि मैं एक इमोशनल लेस लड़की हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। जब वो मुझे छोड़कर जा रहे थे तब मैं ज़रा भी वीक नहीं पड़ी, मैं स्टैंड थी। ये तो हो गया मेरे फैमिली लाइफ यानी कि मेरी मैरिज लाइफ के बाद। मैं बचपन से भी काफ़ी ज़्यादा रूड थी। जब मेरी शादी होने नहीं हुई थी तब मैं अपने फादर के साथ रहा करती थी। तब मेरा छोटा भाई जो था
मैट क्यूरी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था और वो अपने अंतिम दिन में था। तब मेरा जो भाई था टैन क्यूरे, उसका मेरा बड़ा भाई, वो मुझे कहता है कि तुम मैट क्यूरे के पास चली जाओ, यानी हमारे छोटे भाई के पास चले जाओ और उस अपनी माँ का शॉल ओढ़ लो, ताकि वो उसे ऐसा लगे कि उसकी माँ उसके सामने है और वो उसे बुला रही है, ताकि वो पीसफुल मर सके। पर मुझे ऐसा लगने लगा कि यह तो इमोशनल फूल बात हो गई। मैं उसके पास जाऊं और उसके पास बैठूं और ये सब फेक उसे दिखाऊं, इस ये सब मुझे बकवास लगा और मैं एक पत्थर दिल बहन की तरह बोल दी कि मैं ये सब नहीं करूँगी। और मैट क्यूरे की मृत्यु हो गई। वो अंतिम समय तक अपनी माँ को याद करते रहा, यानी हमारी माँ को याद करते रहा, पर वो उसे नहीं दिखी। मैं शॉल ओढ़कर उसके सामने नहीं गई। इसके बाद जो मेरा भाई यानी मैट क्यूरे, वो तो नहीं रहा, पर मेरा भाई जो कि बड़ा भाई था डैन क्यूरे, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने कसम खा ली कि वो मेरा शक्ल भी नहीं देखेगा। पर इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं वहाँ से जा चुकी थी और मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने लगी थी। इसके बाद हैगर दोस्तों वहाँ आ जाती है जहाँ वो बता रही थी कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया। मैंने अपने पति को छोड़ने के वक्त अपने छोटे बेटे जॉन को लेकर आ गई और मार्विन को मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही छोड़ दिया। अब जॉन जो था दोस्तों वो बड़ा होता गया और हैगर बताती है ली को कि जब वो बड़ा होने लगा तो वो अपने फादर की तरह ड्रिंक करने लगा और काफ़ी शराबियों की तरह बिहेव करने लगा। इसलिए मैंने फ़ैसला लिया कि मैं उसके लाइफ को कंट्रोल करूँगी। मैं सिर्फ बिजनेस पे ध्यान नहीं दूंगी, अपने बेटे पे भी ध्यान दूंगी। और मैं उसकी लाइफ को कब कंट्रोल करने लगी, कब वो मेरा बेटा छोड़ के गुलाम की तरह हो गया, मैं रियलाइज़ नहीं कर पाई। जब उसने एक गरीब लड़की से प्यार किया जिसका नाम था एरेलिने, और उसने मुझे बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तब मैं उसके खिलाफ़ हो गई क्योंकि वह गरीब लड़की थी। मैं तो यहाँ तक चली गई कि मैंने उसकी फैमिली को बोला, उस लड़की की फैमिली तक मैं पहुँच गई और उसे कहा कि तुम लोग ये शादी तोड़ दो। और जब उस फैमिली ने मेरे छोटे बेटे जॉन की शादी को तोड़ा, तब जॉन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो शराब पीने लगा और एक बुरी लत में पड़ गया और अंतिम में उसने अपने कार की एक्सीडेंट कर ली ट्रेन से और वो मर गया। जब वो मर गया तब भी मैं रोई नहीं उसकी लाश को देख कर के, और मैं इमोशनल लेस हो चुकी थी। मुझे अजीब लगने लगा कि मैं रो क्यों नहीं रही हूँ। मेरा छोटा बेटा जो मुझसे कहीं ज़्यादा प्यारा था मुझे, वो मर चुका है। मैं वहाँ पे जब वहाँ उसके फ्यूनरल में से वापस आने लगी, तब मैंने पार्क में एक स्टैचू देखा, एक एंजल की स्टैचू को, और मैं काफ़ी ज़्यादा उसके सामने बैठकर हताश हो गई। पर मुझे रोना नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है। मैं उस स्टैचू के सामने खड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा हताश थी, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी अपने आप से, पर मुझे रोना नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी अपने बेटे की मौत का, और मैं उसे सॉरी भी नहीं कह पाई। मैं एक स्टैचू हो गई हूँ एंड एक पत्थर का मूर्त हो गई हूँ, एक स्टोन एंजल हो गई हूँ जिसमें कोई इमोशंस नहीं है। यह सब बातें वो लीज को बताती है और वो इतनी ज़्यादा उस टाइम डिप्रेस हो जाती है दोस्तों कि वो लीज को हैगर स्टोरी बताते बताते अपने बेटे जॉन को उसमें देखने लगती है और वह उससे कहती है, सॉरी बेटा, तुम जिससे शादी करना चाहते हो तुम कर सकते हो, प्लीज़ मेरे मेरे को छोड़ के मत जाना बेटा। यह सब बातें सुनकर लीज थोड़ा
सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं इसका भ्रम बरकरार रखूँगा, ये अपने बेटे से सॉरी चाहती है, यह अपना पश्चाताप कर रही है। वह उसके भ्रम को बनाए रखता है। वो कहता है ठीक है माँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और मैं अब तुमसे कोई भी गुस्सा वगैरह या गिला शिकवा नहीं है, तुम मेरी माँ हो। यह सब कहकर जब वो उसे गले लगाता है, तभी जो हैगर रहती है दोस्तों, वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। जब लीज पता करता है उसके बारे में पुलिस के द्वारा, तब वो मार्विन को कॉल करता है, और तभी उसे पता चलता है कि हैगर को निमोनिया हो गया है, और वो काफ़ी ज़्यादा ठंड में थी, इसलिए उसका फीवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और अब वो कुछ ही पल की मेहमान बन चुकी है। जब उसे मार्विन ले जाता है हॉस्पिटल में, तब वो मार्विन के साथ डोरिस क्यूरे को भी देखती है, और मार्विन क्यूरे को अपने बेटे और बहू को देखती है, और अपने बेटे और बहू से वो बेड पर लेटी लेटी ही माफ़ी मांगने लगती है दोस्तों। कहती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं काफ़ी ज़्यादा बुरी औरत हूँ। यह सब सुनकर डोरिस जो होती है, डोरिस क्यूरी, उसे माफ़ कर देती है और कहती है माँ जी आप शांति से लेट जाएं, आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यह सब सुनकर हैगर बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना बुरा सोचती थी, तुम तो बहुत अच्छी हो मेरी बेटी, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी जैसी हो। और यह सब कहकर वो मार्विन से भी माफ़ी मांगती है, अपने बड़े बेटे से, और वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है उसके बाद। और तभी हैगर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। हैगर तो अब ज़िंदगी में नहीं रही, पर उसने अंतिम समय में सबसे माफ़ी मांग ली, और उसने अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे दोनों से माफ़ी मांग ली। हालांकि उसका छोटा बेटा वहाँ मौजूद नहीं था, फिर भी वह उसके अंदर जो गिल्टी थी वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वह ली उसका गिल्टी ख़त्म कर देता है, और वो शांति से मर जाती है। यह थी स्टोरी इस नोवेल की दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यह दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग पूरा स्टोरी देख लेते उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ कि अनसब्सक्राइब लोगों ने मुझे देखा है, इवन 97% लोगों ने देखा है जो कि नहीं सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ अभी मुझे सब्सक्राइब की ज़रूरत है, इसीलिए ना जाएं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, द स्टोन एंजल, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।